हाँ, 4th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आज अपना नया चैप्टर है 5th, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का आवृत वर्गीकरण। ये आवृत शब्द है ना, ये अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। ठीक है, ये क्यों नहीं लिखा गया कि तत्वों का वर्गीकरण, आवृत वर्गीकरण ही क्यों लिखा गया? वो इसलिए लिखा गया क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे तत्व इकट्ठे हो गए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जैसे यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 बेंच है ना, यहाँ से बच्चा बैठना शुरू करेगा ऐसे बैठते बैठते और वापस रिपीट यहाँ से शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल वही इसी लाइन में भी 6 बच्चे, वही इसी लाइन में भी 6 बच्चे, है ना। पहले वाला ये बच्चा, ये भी सबसे आगे बैठा है, ये भी सबसे आगे बैठा है, इधर वाला भी सबसे आगे और उधर वाला भी सबसे आगे, है ना। दूसरी लाइन में सारे 2 नंबर पे बैठे हैं, फिर सारे 3 नंबर पे बैठे हैं। कुछ समानता से नज़र आ रही है ना सबको। ये क्या हुआ कि 6 नंबर बैठने के बाद 7वां फिर से वहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। यानी एक तो सबसे आगे कौन बैठा, 1 रोल नंबर वाला, फिर 2 3 4 5 6, 7वां फिर से आगे आ गया, है ना। 8 9 10 11 12, 13वां फिर से आगे आ गया, 14 15 16 17 18, 19वां फिर से आगे आ गया, है ना। ये क्या हो रहा है, ये जो एक चीज़ कुछ दूर चली और उसके बाद फिर से वही रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ऐसी चीज़ें अगर हो रही है तो हम कहते हैं कि उसकी आवृत्ति हो रही है। कोई चीज़ बार बार आ रही हो तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या हो रहा है, उस चीज़ की आवृत्ति हो रही है। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 7 रोल नंबर 1 रोल नंबर के साथ मैच हो गया, है ना। फिर ऐसे ही आगे से आया 19 वाला, फिर से 7 रोल नंबर के साथ मैच हो गया, है ना, क्योंकि सारे के सारे आगे बैठे हैं। ऐसे ही दूसरे वाले मैच हो गए, ऐसे ही तीसरे वाले। ऐसे जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं कि ये जो हमने वर्गीकरण किया ये आवृत वर्गीकरण है। आवृत वर्गीकरण के मतलब कि इसके अंदर कुछ हमने वर्गीकृत किए, फिर एक टाइम आने के बाद जो पहले हमने वर्गीकरण किया था ना, उन्हीं के साथ बाकी के उनके गुण मैच होने लग गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये आवृत वर्गीकरण किया गया है। ये नहीं है कि हमने सारे तत्वों के एक लाइन में ऐसे लंबी एक लाइन बनाई और उसके अंदर 92 के 92 तत्व रख दिए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या किया, ऐसे वर्गीकरण करते 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 हमने देखा कि एक पॉइंट के बाद जो गुण पहले तत्व का था ना, वही वहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, ऐसा वर्गीकरण था। इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, आवृत वर्गीकरण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, या इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो हुआ इस चैप्टर का जो नाम है उसका थोड़ा सा अर्थ आपको समझ में आया। तो अब आप पूरे चैप्टर के साथ कनेक्ट रहोगे कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले जब इस चीज़ की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास पहले थोड़े से तत्व थे, ज़्यादा नहीं थे। 25 या 30 तत्व ही हम जानते थे। तो 20 तत्व तो आपको भी याद है ना, हाइड्रोजन से शुरू करके और कैल्शियम तक तो सबको यही पता है। तो जब 20 तत्व आप इतने बच्चे याद रख सकते हो, तो जब हमें शुरू में सिर्फ 25 या 30 तत्वों का ही पता था तो हमें क्या वर्गीकरण की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी, क्योंकि हम उनके सारे गुण हैं वो याद रख सकते थे और हमारा काम चल जाता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे इन तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, यानी कि जो हमने खोजबीन की, हमने डिस्कवरी की, तो इन तत्वों की संख्या बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते, और जब इन तत्वों की संख्या पहुंच गई 56, ठीक है, तब जाके हमारे ध्यान में आया कि नहीं नहीं नहीं, इनका तो अब तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। जैसे कि अगर इस स्कूल के अंदर, अपने स्कूल के अंदर मान लो 100 ही बच्चे होते, सिर्फ 100 बच्चे, तो क्या हमें ऐसे अलग अलग क्लास बनाने की, फिर इतने सारे टीचर रखने की ज़रूरत थी क्या? 4 टीचर होते, हर एक सब्जेक्ट का एक, 100 बच्चे एक कमरे में बिठा देते, पढ़ लेते, होता कि नहीं? हमें इतना बड़ा स्कूल बनाने की भी शायद ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई, हमें क्या करने पड़ेंगे? जैसे कि मान लो 10th क्लास ही है, तो 10th क्लास के भी हमें कम से कम 8-9 कमरे बनाने पड़ेंगे, जबकि एक ही क्लास एक ही चीज़ पढ़नी है सबको। यही साइंस आप पढ़ रहे हो, यही साइंस दूसरे 10th वाले भी पढ़ रहे हैं,
पढ़ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हमें इनकी क्लासिफिकेशन, हमें एक वर्गीकरण करना पड़ा ताकि हमें पता रहे कि इतने बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं। और आपको पता है 300 बच्चों को एक साथ पढ़ाना मुश्किल है। मुश्किल क्या, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना उनको समझ आएगा। इसलिए हमें ये थोड़ा सा वर्गीकरण करना पड़ा। ऐसे ही जब संख्या तत्वों की 30 से बढ़कर आगे बढ़ी, 56, 57, 58, 60 तत्व जब हमें पता चल गए, तो हमें भी उनका भी याद रखना और उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया कि किसका कौन सा गुण है। और अगर पहचानना तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी रिएक्शन करवा के देखनी पड़ेगी, उनके भौतिक गुण याद करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे आप सारे बच्चे हो, आपको अब इस क्लास के अंदर क्या मिले हुए हैं, सबको अपने रोल नंबर मिले हुए हैं, है ना। जब आप टेस्ट देते हो क्या करते हो, सिर्फ अपना रोल नंबर लिखते हो और नाम लिखते हो। कोई ये तो नहीं लिखता पापा का नाम, ये हाउस नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ, ये फलाना, सब नहीं लिखता ना कोई भी, सिर्फ रोल नंबर। और रोल नंबर के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने क्या किया, एक रजिस्टर पहले से अपना बनाया, उस रजिस्टर के अंदर सारे बच्चों के नाम लिख दिए, रोल नंबर लिख दिए, पापा का नाम, सब कुछ डिटेल लिख दी, ठीक है। और आप सबको बोल दिया कि आपका रोल नंबर क्या है, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर। अब अगर मुझे आपकी डिटेल जाननी हो तो मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या करूँगा, मैं आपका रोल नंबर पूछूंगा और वो रोल नंबर जाके अपने रजिस्टर में देख लेंगे, बस, है ना। यही चीज़ है। यही चीज़ यहाँ पे हमने की इन तत्वों के साथ। हमने पहले क्या किया, इन तत्वों के सारे गुण एक बार अच्छे से देख लिए, उनको एक रजिस्टर में नोट कर दिए, ठीक है। और फिर उनको क्या कर दिया, जैसे आपको रोल नंबर दिया, उन तत्वों को भी हमने क्या दिए, उनके रोल नंबर बांट दिए कि 1 रोल नंबर पे ये, 2 रोल नंबर पे ये, 3 रोल नंबर पे ये, ऐसे, ठीक है ना। जैसे ही हमें पता करना है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, तो हमने उसके साथ उसके गुण अटैच किए हुए हैं कि 1 नंबर पे है, मतलब उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 1 ही प्रोटॉन है, उसका द्रव्यमान इतना है, उसका परमाणु संख्या इतनी है, वो ऐसे ऐसे अभिक्रिया करेगा, वो इन लोगों के साथ रहेगा, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे वैसे तो आप रोल नंबर वाइज नहीं बैठे हो, लेकिन अगर रोल नंबर वाइज बिठाएं तो और भी चीज़ें फिक्स हो जाएगी। जैसे 1 रोल नंबर यहीं बैठेगा, जगह भी फिक्स हो गई, है ना। ऐसे उनकी तत्वों के भी हमने जगह फिक्स कर दी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही है ना कि कैसे हम क्यों ये वर्गीकरण कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ रहा है सबको। हाँ, तो ऐसे ही फिर क्या होता है कि जैसे 45 बच्चे, 45 बच्चे, अकेले तो आपके इंचार्ज को भी शायद याद ना हो कि 45 बच्चे में ये है, ये है, लेकिन अगर एक रोल नंबर, किसी भी रोल नंबर का पूछा जाए तो इंचार्ज आपका एकदम से बता देगा कि हाँ ये रोल नंबर, ये नाम है, ये इसके पापा का नाम। क्यों? क्योंकि वो पहले से नोट है और सिस्टमेटिक तरीके से नोट है ना। सोचो अगर आपको वो रोल नंबर ना बताए गए होते, फिर याद रखना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि फिर हर एक का नाम याद करना पड़ता, है ना। नाम के साथ उसके पापा का नाम भी, क्योंकि 2 नाम भी हो सकते हैं, 3 नाम भी हो सकते हैं, तो उसके साथ फिर कई बार पापा का नाम भी याद करना पड़ सकता था। कई बार पापा के नाम भी सेम हो जाए तो फिर डेट ऑफ बर्थ याद करनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम हो जाए तो फिर उसका मदर नेम भी याद करना, 4 चीज़ें एक साथ याद करनी पड़ेगी। इससे अच्छा एक रोल नंबर याद रखो, है ना, बन जाएगा ना काम अपना। बस ऐसे ही इन तत्वों का, तो ये वर्गीकरण की ऐसे हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसे कर ले। तो सबसे पहले अब इतना तो समझ में आ गया कि हमें वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्यों? क्योंकि तत्वों की संख्या ज़्यादा हो गई, हर एक का गुण याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो गया, तो हम सोचते हैं कि उनको वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि वर्गीकरण करना है, जैसे कि यहाँ पे 50 बच्चे हैं, उनका हमें वर्गीकरण करना है, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ तो कॉमन देखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मुझे रोल नंबर वाइज सबको रोल नंबर बांटना है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 रोल नंबर इसका, 2 रोल नंबर किसी और का। कुछ ना कुछ अगर मैं सिस्टम बना लूँ, जैसे कि भाई पहले जो 10 रोल नंबर ना, वो सारे के सारे बॉयज़ के होंगे, फिर आगे के सारे गर्ल्स के होंगे। यानी कि मैंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ी, बॉयज़ और गर्ल्स, है ना। या फिर हम और भी कैरेक्टरिस्टिक कोई भी देख सकते हैं, जैसे कि कोई पहले आया, जिसका एडमिशन पहले हो गया, उसका 1 रोल नंबर, थोड़ा सा बाद में जिसका एडमिशन हुआ उसका 2 रोल नंबर, थोड़ा सा बाद में और एडमिशन हुआ उसका 3 रोल नंबर। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों अलग तरीके हैं। एक और जैसे उसने बताया हाइट के अनुसार, लेकिन हाइट के अनुसार कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि कईयों की हाइट बराबर भी हो सकती है ना। तो वो वाला गुण हम रिजेक्ट कर दिया, ये वाले गुण हम नहीं देखेंगे। नाम के अक्षर के साथ वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसका नाम A से शुरू हो रहा है उसका 1 रोल नंबर, जिसका नाम B से शुरू हो रहा है उसका 2 रोल नंबर। ये भी तरीका सही है। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे हमारे पास 56 तत्व थे, हमने इनका भी वर्गीकरण करना है। पहले हमने देखा इनके नाम के अनुसार, नाम के अनुसार किया तो हमारी बात नहीं बनी, क्योंकि इनके गुण सिर्फ नाम मैच होते हैं, गुण मैच नहीं होते बिल्कुल भी। और जैसे कोई गैस
कोई ठोस है, कोई तरल है, ठीक है, ऐसे इनके गुण मैच नहीं हुए, तो वो हमारे लिए काम का नहीं था। हमने वर्गीकरण तो कर दिया वैसे, लेकिन वो हमारे यूज़फुल नहीं था। जैसे मैंने कहा कि अभी आपका रोल नंबर वाइज वर्गीकरण करा, तो उसका हमारे लिए यूज़फुल कैसे हुआ, मतलब हमारे लिए वो मददगार भी तो होना चाहिए ना। हमने वर्गीकरण किया, उससे हमें पता भी तो चलना चाहिए कुछ। जैसे आपका रोल नंबर वाइज वर्गीकरण किया, तो जैसे कि जिसको 1 रोल नंबर मिला, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ रोल नंबर बनाने से? सिर्फ रोल नंबर याद करना, बाकी की कोई भी डिटेल याद नहीं करनी, वो उस रोल नंबर के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। समझ रहे हो? जैसे मैंने किसी को रोल नंबर 1 दे दिया और रजिस्टर के अंदर उसका कोई और गुण लिखा ही नहीं, तो उस 1 रोल नंबर देने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। समझे ये चीज़? ऐसे ही इन 56 तत्वों की हमने रोल नंबर दे दिए इनको, ठीक है, लेकिन हर रोल नंबर के साथ कोई गुण जोड़ा ही नहीं, तो फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ? फिर तो चाहे हाइड्रोजन को पहले लिखो, चाहे हीलियम को पहले लिखो, चाहे सोडियम को पहले लिखो, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, है ना। मतलब ये कि हमें वर्गीकरण अगर हम कर रहे हैं तो यूँ नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी लिख देंगे, उसका कोई मीनिंग भी होना चाहिए और हमारे काम भी आना चाहिए वो डेली लाइफ में। जैसे मैंने आपको 20 तत्व जब याद करवाए थे, तब क्या कहा था कि हाइड्रोजन पहले, उसके बाद हीलियम ही आएगा, पोटेशियम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमने कुछ गुण भी जोड़ रखे हैं। मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन आ गया तो हमें पता सीधा चल गया कि हाइड्रोजन सबसे हल्का है, उसके अंदर परमाणु संख्या वो 1 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, उसके अंदर प्रोटॉन है वो भी 1 है। देखो कितनी सारी चीज़ें सिर्फ एक बात से पता चल रही है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे है ना। यानी कितने सारे गुण हमने एक के साथ ही जोड़ दिए, किया कि नहीं ऐसा, है ना। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो ये जो कोशिशें हुई, अब क्या कोशिश करनी है हमें इनको सीरियल वाइज जचाना है, सीरियल वाइज लिखना है और उनके साथ इनके गुण भी जोड़ने हैं कि भाई ये पहले नंबर पे आ रहा है तो इसका ये गुण होगा, दूसरे नंबर पे आएगा तो इसकी ये चीज़ होगी, तीसरे नंबर पे आएगा तो इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ सबसे पहले की थी किसने? उसने क्या ये गुण जोड़ने की कोशिश की थी, वो सबसे पहले की थी डॉबर्नियर ने, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही हो ना, हमने वर्गीकरण क्यों किया, क्या चीज़ें वर्गीकरण के अंदर हमें ध्यान रखनी है ना। तो अब डॉबर्नियर का तर्क सिद्धांत, ये सबसे पहले की गई कोशिश थी, ठीक है, जिसमें वर्गीकरण की कोशिश की थी उसने। सबसे पहले तो डॉबर्नियर कौन था, कब की थी उसने? तो 1817 के अंदर वुल्फगैंग, नाम उसका पूरा था वुल्फगैंग डॉबर्नियर। क्या? जो भी आपको अच्छे से याद रहे, डॉबर्नियर बोलो, डाबर्नियर बोलो, जो भी आपकी मर्जी। डॉबर्नियर बोलोगे? चलो डॉबर्नियर बोल देते हैं अब, ठीक है। नाम ये नहीं है कि डॉबर्नियर का आप मेंडलीव बना दो, डॉबर्नियर, डाबर्नियर, जो भी आप बोलो। अब इसके बाद इसकी दूसरी चीज़ इसने कहा क्या था, तो इसने त्रिक, नाम ही क्या है, त्रिक सिद्धांत है, यानी उसने 3-3 के जोड़े बनाए, ठीक है। 3 तत्व लिए और उनके अंदर उन्हें कहा, उसने उनके गुण, अब देखो 3 तत्व ले लिए, उनके साथ वो गुण कौन सा अटैच करता है, तो उनके साथ वो गुण, उनका जो द्रव्यमान है ना, वो वाला अटैच करना चाहता है, ठीक है। कि पहला तत्व तीसरा तत्व का द्रव्यमान जोड़ो, उसको 2 से भाग करो, तो बीच वाले के द्रव्यमान के लगभग समान या बराबर आएगा। तो उसने कौन सा गुण जोड़ा है यहाँ पे? द्रव्यमान का। और जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि हम कुछ ना कुछ गुण जरूर जोड़ेंगे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो डॉबर्नियर वाला तरीका आपको समझ में आया कि हमें क्या करना है, जो 3 तत्व, हमें 3 तत्व लेने हैं और उन 3 तत्वों में पहले तत्व और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का जोड़ करके 2 से भाग, और इसी को हम कहते हैं औसत लेना, ठीक है ना। जितने संख्या है उनको जोड़ के और जितनी संख्या है उससे भाग दे दो, तो आपके पास औसत आ जाता है। जैसे कि अगर आपके पास 4 संख्या है, 2, 5, 7, 8, ये 4 संख्या है और मैं पूछूं कि इनका औसत क्या है, कैसे निकालोगे? हाँ, इनको जोड़ोगे और 4 से भाग कर दोगे, वो इनका औसत आ जाएगा। ये औसत निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 तत्व हैं,
दोनों का द्रव्यमान जोड़ेंगे तो किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, बीच वाले का औसत आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हम इसका त्रिक सिद्धांत है उसको लिख लेते हैं। डॉबर्नियर ने 3 तत्वों के जोड़े बनाए। क्या हो गया, तत्वों के। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना इधर, डॉबर्नियर ने जो त्रिक बताए ना, तो वो अपने टाइम पे जितने मान लो 1817 ईस्वी तक हमें जो तत्व पता थे, उनमें से वो जो जोड़े बना पाए ना, वो सिर्फ 3 ही जोड़े बना पाया। ऐसे 3 के वो सिर्फ 3 ही जोड़े बना पाया, और इतने कम जोड़े बना पाया, इसलिए शुरू से ये थोड़ी सी डाउट में आ गई कि यार सबके बनने चाहिए, ये तो 3 के ही क्यों बनने चाहिए, है ना। मतलब जितने हमारे पास तत्व हैं उन सबके ये जोड़े बनने चाहिए, लेकिन वो बन नहीं रहे थे। इसका मतलब ये थोड़ा सा डामाडोल हो गया, गड़बड़ हो गई इसके अंदर, इसीलिए लोगों ने इसको ज़्यादा स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसको पढ़ने का कारण क्या है, जब ये स्वीकार ही नहीं कि ये गलत ही है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि नीम की जो ईंट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी महत्व उसी का होता है। अगर इस बिल्डिंग की नीम की ईंट निकाल दी जाए, गिर जाएगी ये, चाहे वो नीम की ईंट कितनी भी कच्ची क्यों ना हो, कितनी भी गंदी क्यों ना दिखती हो, लेकिन फिर भी है तो नीम की ईंट ना। वैसे ये भी हमारी जो आवृत वर्गीकरण है, और आवृत वर्गीकरण से जो हमें मिलेगा, जिसे हम कहते हैं आवृत सारणी, वो उसकी नीम की ईंट ये है। इसके आगे 2-3 और पढ़ेंगे वो भी, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बेस होके और अपनी जो आवृत सारणी है वो डेवलप हुई है। ठीक है ना। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। ये 3 एग्जाम्पल थे जो डॉबर्नियर ने हमें बताए थे। इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल और भी हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। हाँ, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, 1। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, हीलियम का द्रव्यमान 4 पॉइंट कुछ यानी कि 4 लगा लेते हैं, और लिथियम का 6.9 यानी कि 7 लगा लेते हैं। पहले और तीसरे का जोड़ो, 7 और 1 8, 2 से भाग करो 4, आ गया बीच वाले का, है ना। तो आपको मेन चीज़, अब इधर देखो, ये क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये तो बहुत मुश्किल है याद रखनी, भूल जाओगे। आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या, कि इसका और इसका जोड़ 2 से भाग करेंगे तो ये वाला आना चाहिए, अगर डॉबर्नियर त्रिक है तो, वरना वो डॉबर्नियर त्रिक नहीं है। अब एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो क्वेश्चन मतलब फ्रेम करना सीख गए हो। ऐसे आपको 3-4 दे देंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉबर्नियर का त्रिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जांच करनी पड़ेगी। पहला तीसरा जोड़ो, 2 से भाग करो, अगर बीच वाला आ रहा है तो वो तो क्या है, डॉबर्नियर त्रिक है, और अगर बीच वाला नहीं आ रहा है तो डॉबर्नियर त्रिक नहीं है। ठीक है ना। और ये हो गए एग्जाम्पल। ये वाला एक एग्जाम्पल आपके याद रह सकता है, जैसे कि लिथियम की लगभग 6.9 यानी 7, पोटेशियम की 39 और सोडियम की 23। ठीक है। अगर ये वाला त्रिक याद ना रहे तो इससे भी सिंपल त्रिक है वो, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4 और लिथियम का 7। ये भी एक अपना डॉबर्नियर का त्रिक है, क्योंकि इसमें भी देखो 7 और 1 8, 2 से भाग करो 4 आ गया। ये सबसे इजी वाला है, जो एग्जाम्पल के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और ये वाला याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना। लेकिन मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जल्दी से बताओ कौन सा डॉबर्नियर त्रिक है और कौन सा। पहला है ये है क्या, पता करो, और ये भी है क्या, पता करो।
ABC तथा DEF डोबर्नियर त्रिक बनाते हैं। ये कैसे बनता है? तो 16 जमा 14/2 तो आएगा 15। इतना तो खुद भी कर सकते हो यार। DEFGHI ऐसे ही इसका जोड़ो। ऐसे जोड़ के आपको दिखाना है, यूँ नहीं सीधा ही में उठा के लिख देना है। ऐसे भी दे सकते हैं ना, माइनस में भी दे सकते हैं, माइनस प्लस ऐसे भी दे सकते हैं। ना 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 ना, ध्यान रखना ये चीज़ कि द्रव्यमान है ना वो कभी भी माइनस नहीं होता, ठीक है? वो हमेशा प्लस ही होगा और यहाँ पे हमेशा प्लस ही होगा, ठीक है? वो क्वेश्चन बनाने के लिए अच्छा है कि आप माइनस ले लो, लेकिन द्रव्यमान है वो कभी भी माइनस नहीं होता। किसी का वजन माइनस का मतलब पता है क्या होता है? माइनस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर भार से भी कम है, मतलब वो हल्के से भी ज़्यादा हल्का है। ऐसी कोई चीज़ हो सकती है क्या? 0 से भी कम। हाँ, मतलब किसी का द्रव्यमान कम से कम कितना हो सकता है? कुछ नहीं, यही हो सकता है ना। और कुछ नहीं द्रव्यमान को हम लिखते हैं 0 से, है ना। अगर किसी का 1 किलो है तो फिर 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे ही चलेगा। ये तो नहीं कि माइनस का 1 किलो, ऐसा द्रव्यमान कभी भी नहीं होता। क्या कमी है या क्या सीमाएं हैं? आप दोनों क्वेश्चन को किसी भी तरीके से लिखो। तो आंसर इसका क्या हो गया? डोबर्नियर सारे तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित नहीं कर पाया जो 1817 ईस्वी तक हमें ज्ञात थे, इसलिए यह सिद्धांत अमान्य हो गया। इसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। अब इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसने कोशिश की फिर से जोड़ने की, फिर से व्यवस्थित करने की, ठीक है? क्या? हाँ, उस नए साइंटिस्ट का नाम था जॉन न्यूलैंड, ठीक है? अब वुल्फगैंग डोबर्नियर था, उसका जो सिद्धांत था वो फेल हो जाने के बाद या अमान्य हो जाने के बाद हिम्मत नहीं हारी हमने, ठीक है? दूसरा एक साइंटिस्ट आया जॉन न्यूलैंड, उसने भी फिर से कोई और एक अलग कैरेक्टरिस्टिक पकड़ी और उसने भी इनको व्यवस्थित किया, ठीक है? तो उस टाइम तक वुल्फगैंग से आगे तत्वों का जो आविष्कार था वो जारी था। तो तत्व तब तक जब न्यूलैंड्स ने ये सिद्धांत बनाया था उस वक्त तक 56 या लगभग 63 1866 में, ठीक है? 1866 ईस्वी तक 56 तत्वों का आविष्कार हो चुका था, ठीक है? यानी हम कितने तत्व जानते थे 1866 तक? 56 तत्व, ठीक है? न्यूलैंड ने उन 56, बाकियों के नहीं, सिर्फ उन 56 तत्वों का ऐसे वर्गीकरण किया कि पहले तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व के गुण के साथ मैच होता है। यानी अगर पहला तत्व है वो किसी के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है तो 8वां तत्व वो भी उसके साथ मिलकर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना? अगर पहला तत्व है वो गैस है तो 8वां तत्व भी गैस होगा, ठीक है? अगर पहला तत्व सॉलिड है तो 8वां तत्व भी सॉलिड होगा, ठीक है ना? अगर पहला तत्व है वो आग, मतलब आग बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ता है या उसका क्वथनांक और गलनांक है वो कम है तो 8वें तत्व का भी गलनांक और क्वथनांक कम होगा। ये होते हैं जो गुण मैच। अब आ जाओ अष्टक सिद्धांत पे। तो अष्टक सिद्धांत का मतलब तो समझ में आया सबको कि कैसे गुण मैच होंगे, लेकिन मैच किस किस के होंगे? पहले वाले के और 8वें वाले के, ठीक है? 8वें वाले के किसके साथ? आगे भी चलो थोड़े, 16वें वाले के साथ, है ना? और 16वें वाले के हैं? हर 8 के बाद मैच होगा,
हर 8 के बाद मैच होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये न्यूलैंड का सिद्धांत था। कब दिया इसने? 1866 ईस्वी में। यही बताया था तूने। आज वो कह रहा नहीं सर वो तो गलत है, आपने लिखवाई वो ठीक है। क्यों भाई? वो पहले वाली पढ़ दूँ? समझ रहा है? और जो चीज़ आप आंसर करते हो मेरे को याद भी रहती है, ध्यान रखना ये चीज़ें। तो ऐसे ही एक बार अपने वाली तोप को देख और उसके बाद ये लिखना, ठीक है। तो 1866 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड। ये चीज़ याद रखना कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो एक नालायक बच्चे को जो चीज़ याद हो सकती है वो लिख रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं सबसे नालायक हूँ, ठीक है। क्यों मेरे को याद हो सकती है, समझ लो आप सबको याद हो सकती है। आप तो जीनियस बच्चे हो, छांटे गए बच्चे हो। हमारी किसी ने छंटाई की थी, 9th क्लास में छंटाई की थी। तो मैं C सेक्शन में गया था जिसके अंदर सारे के सारे बॉयज़ थे, एक से एक चढ़ के। मतलब उस क्लास के अंदर, चलो ये नहीं बताता मैं, नहीं भी। 1866 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक ने उस वक्त छप्पन तत्वों को, हाँ कुछ नहीं, पक्का? क्या बात, शॉर्ट सर्किट हो गया? 56 तत्वों को एक, तुम बोला ना मत करो, सारा तारतम्य में तोड़ देते हो। 1866 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड वैज्ञानिकों ने उस वक्त के ज्ञात 56 तत्वों को ऐसे व्यवस्थित किया कि पहले तत्व के गुण इसीलिए इसे अष्टक सिद्धांत कहा गया। अब बता भाई, वो वाली लैंग्वेज आसान है क्या? उसने क्या लिख रखा है? इसमें तो लिखा है परमाणु तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान हैं। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्वारा पहले तत्व हाइड्रोजन के आरंभ किया तथा 56 तत्व को थोरियम पर इसे समाप्त किया। अच्छा, अब ये वो वाला आसान है ना? वो वाला इसमें वो है ही नहीं। 8वें जो आपने बोला कि 8वें तत्व के साथ मिलाते हुए, तो वो तो है ना, वो नहीं बोल रहा मैं। तो ये दिख रहा है ऐसे व्यवस्थित किया कि पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के साथ मिलते हैं। ये आगे आएगा, देख आगे और लाइनें पढ़। अभी गीता खत्म नहीं हुई है। बढ़ता रहा बढ़ता रहा। आ गया हो तेरी। जो आपने अभी 10 लाइनें पढ़ी है अपनी बुक के अंदर, वही इसके अंदर है। कुछ गलत नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। इतना लिख दोगे तो भी 2 नंबर मिल जाएंगे, और वो वाला लिखोगे तो शायद 1 ही नंबर मिले। क्यों? क्योंकि आप वो वाला लिख ही नहीं पाओगे
या तो आप पहले वाला तत्व यानी कि हाइड्रोजन भूल जाओगे, या फिर आखिरी वाला तत्व यानी थोरियम भूल जाओगे। और दूसरी चीज़, हाइड्रोजन है वो पहले नंबर पर अब भी है, ठीक है, लेकिन थोरियम अब 56वें नंबर पे नहीं है, ठीक है ना। 56वें नंबर पे कोई और ही है, देखो वहाँ पे 56वें नंबर पे कौन है, 90 नंबर पे है, ठीक है ना। ये इसकी एक्चुअल नंबरिंग है, समझ रहे हो। इसलिए मैंने वो थोरियम और वो नहीं लिखवाया, क्योंकि उसके बाद गड़बड़ हो सकती थी, क्योंकि थोरियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसे बम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो आप फट सकते थे। हाँ, वो कौन सा तत्व है जो कहते हैं बहुत भारी है? बहुत भारी है, फाड़ देगा जमीन को भी। ज़मीन को भी फाड़ देता है, बहुत तेरी, ऐसा कौन सा तत्व है? तो क्या अरे फंस गया ना। पूछ रहा था मैं। मुझे क्या पता भाई, मैंने तो ऐसे फाड़ता हुआ किसी को देखा ही नहीं। अगर ऐसा कोई तत्व होता जो ज़मीन को फाड़ देता है तो हमें जेसीबी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हम उस तत्व को लेके आते, वो फाड़ देता है ज़मीन को तो, ठीक है। चलो, ये हुआ अपना न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कि 18, यहाँ पे जो मेन चीज़ें याद रखने वाली है वो 1866 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड नाम के एक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत हमें दिया, ठीक है। उस वक्त हमें 56 तत्वों के बारे में पता था। उसने उन्हीं 56 तत्वों को उठाया और व्यवस्थित करना स्टार्ट किया, ठीक है, और कहा कि हम इन 56 तत्वों को जब ऐसे व्यवस्थित करते जाएंगे तो पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के साथ मैच होगा। इसीलिए क्योंकि इन्होंने 8-8 के सेगमेंट बन गए 56 तक, पहले 8, फिर दूसरे 8, 16 हुए, फिर तीसरे 8, 24 हुए, फिर चौथे 8 आए, फिर ऐसे चल के और 56 तक, यानी कि कितने ग्रुप बन गए? 7, है ना। 8-8 के 7 ग्रुप बन गए, क्लियर है ना। इन्हीं को, जो ये 56 बन गए, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अष्टक, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं ऑक्टेव। पता है आपको, कार्बन 8 हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? ऑक्ट यूज़ करते हैं, ऑक्टेन नाम सुना होगा। जैसे सेप्ट यानी 7 के लिए, 6 के लिए हेप्ट, ऐसे ही। इसीलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है ना। बस जो मेन इस सिद्धांत की मेन जो फीलिंग है वो यही है कि पहला जो तत्व है उसका गुण 8वें के साथ मैच होता है, ठीक है ना। क्लियर हुई इतनी चीज़? किसी को कोई डाउट? अब हम इसका लिखते हैं एग्जाम्पल, कि क्या एग्जाम्पल इसके उसने जब व्यवस्थित किए तब क्या थे, ठीक है। रफ कर दूं इसको। अच्छा हाँ, एक चीज़ और लिख लेते हैं वो भी। ठीक है, ये एक और चीज़ थी, नई थी थोड़ी सी। उसने क्या किया था? जो इस प्रकार जो वर्गीकृत किए थे उसने तत्व, उनको किसके साथ कंपैरिजन किया था? संगीत के साथ, सुर के साथ, ठीक है। और उसने जो कंपेयर किया था, क्योंकि वो न्यूलैंड नाम का वैज्ञानिक था, इंग्लिश था, अंग्रेज़ था, तो ये तो है नहीं कि वो सारे गामा के साथ कंपेयर करेगा। वो इंग्लिश के जो सुर होते हैं उनके साथ किया था उसने, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के अंदर भी 7 ही सुर होते हैं, और हमारे जो है यहाँ के हिंदी के वो भी 7 ही सुर होते हैं। हिंदी वाले आपको पता है? सा रे गामा पा धा नी सा, तो ये सा है, ये पहले वाला सा है, इसके बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? ऐसे ही जो इंग्लिश वाले थे वो थे, हाँ, डो रे मी फा सो ला टी, ये थे इंग्लिश वाले। डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। ये 8 सुर थे जो इंग्लिश के थे, और हिंदी वाले थे सा रे गा मा पा धा नी सा। ये लाइनें लिखी क्या हैं? ओहो, ये वो वाला मेल नहीं है, मेल है, मेल। डो रे मी फा सो ला टी, वो इंग्लिश वाले सुर है और ये हिंदी वाले सुर है, ठीक है, लेकिन है 7 ही।
अब आपको यहाँ तक ये 2 लाइनें तो ज़रूर दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड था ना, न्यूलैंड के ऑक्टेव के अनुसार या न्यूलैंड के अष्टक के अनुसार हाइड्रोजन के गुण किस तत्व के साथ मिलने चाहिए? फ्लोरीन के साथ या फिर क्लोरीन के साथ। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। हो गया मैच गुण, है ना। अच्छा, अब एक और गुण देखो, हाइड्रोजन है, उसके अंदर आखिरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हो गया गुण मैच, इसीलिए उसने इनको एक लाइन में रखा था। ठीक है, गुण मैच हो रहे हैं, दिख रहा है आपको। अब ऐसे ही आपको ये भी पता होने चाहिए कि न्यूलैंड के ऑक्टेव के अनुसार लिथियम का गुण किसके साथ मैच हो रहा था? सोडियम और पोटेशियम के साथ। ये भी ठीक बात है। लिथियम है, इसकी परमाणु संख्या 3 होती है अभी जो हम जानते हैं। इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन उसमें कितने आते हैं? 1 आता है, यानी 1 छोड़ देता है ये। ऐसे इसके भी आखिरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसके भी 1 आता है। ये भी बहुत अभिक्रियाशील है, यानी अगर हम किसी के अंदर रखें तो ये आग पकड़ लेता है। ऐसे ही सोडियम भी आग पकड़ लेता है और ये भी आग पकड़ लेता है। गुण मैच हो गए। ये भी एक धातु है, सोडियम भी एक धातु है, ये भी एक धातु है। अच्छा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, और इसका पता नहीं है कि ये धातु है कि यह धातु है। गैस है, इसलिए हम कह देते हैं ये अधातु है। लेकिन ये कई बार जैसे धातु अभिक्रिया करती है वैसे ये भी अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये धातु है। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो आखिर में जाके हमें मिलता है, और वो भी प्रॉपर नहीं मिलता है। हम इसको सबसे अलग ही रखते हैं। देख लो, चाहे हाइड्रोजन सबसे अलग है, ठीक है ना, ये उपधातु भी नहीं है, ठीक है ना। ये ना ही धातु, ना ही अधातु, ना ही उपधातु। ये इसलिए क्योंकि कुछ गुण इसके अंदर धातु के भी होते हैं, कुछ अधातु के भी होते हैं, ठीक है। और मतलब ये सबसे अलग ही है। क्लियर है? चलो, अब ये है तीसरा। इसके अंदर ये क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम के भी आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2, इसके भी 2, ठीक है। इसलिए इनके भी गुण मैच हो गए। यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनके भी मैच हो जाते हैं। बस यहाँ तक मैच होते हैं, इसके बाद गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कार्बन, सिलिकॉन और ये क्या है? टीआई, टाइटेनियम। टीआई क्या होता है? टाइटेनियम। लेकिन इसमें क्लोरीन, कार्बन और सिलिकॉन को तो मैच होते हैं, इसके बहुत कम, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आती है कि चलो इनके मैच नहीं होते, हमें पता है, तो क्या न्यूलैंड को नहीं पता था? तो आंसर है उसको जितने गुण पता थे सिर्फ वही मैच किए, बाकी के गुण तो हमें बाद में पता चले, ठीक है ना। जितने उसको गुण पता थे उस हिसाब से उन्होंने इनको मैच करके लिख दिया, और सारे के सारे जो 56 तत्व थे उसको लिख दिया। लेकिन बाद में हमें क्या है, और गुण भी पता चले। जैसे कि हमें ये भी पता चला कि इसके अंदर एक नाभिक होता है, वो बाद में पता चला। ये कब की बात है? ये तो 1866 की बात है ना। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है उसकी जानकारी तो हमें 1895 में मिली। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ भी होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता है ना। न्यूलैंड को तो नहीं पता था। क्यों? क्योंकि उसने तो 1866 में बनाया था। हमें इलेक्ट्रॉन का पता कब चला? 1895 में। और इसी के आसपास लगभग 1888 ईस्वी या 85 ईस्वी में हमें प्रोटॉन का पता चला था, ठीक है। और न्यूट्रॉन का तो बहुत बाद में, लगभग 1932 में पता चला, ठीक है। तो ये तो तीनों ही हमें बाद में पता चले, यानी कि हमें बहुत सारे ऐसे गुण थे जो न्यूलैंड को भी नहीं पता थे, जो हमें बाद में हमने खोज के निकाले। क्लियर है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो पहले 20, 1 से लेके और 20 तक के जो परमाणु थे उनके गुण तो मैच हो गए, लेकिन आगे वाले जो उसने ज़बरदस्ती फंसा दिए थे उनके गुण नहीं मिले थे, ठीक है ना। तो अब गुण ही नहीं मिले तो ये अष्टक सिद्धांत है, ये फेल हो गया, ये काम नहीं कर रहा। क्योंकि अष्टक सिद्धांत हमें क्या बता रहा है कि पहले का गुण 8वें के साथ मैच होगा ही होगा, और अगर मैच नहीं हो रहा है
तो एस्टक सिद्धांत फेल हो गया। क्लियर है ना। तो यही इसके फेलियर का मेन कारण था कि हमें बहुत सारे गुण थे वो बाद में पता चले, ठीक है, और वो बाद में पता चले वो इसके साथ मैच ही नहीं खा रहे थे। इसका मतलब न्यूलैंड का एस्टक सिद्धांत फेल हो गया, ठीक है। और बहुत सारे, क्योंकि अब हमें कितने तत्व पता है 92, और इसके वक्त कितने तत्व थे 56, है ना। तो कहाँ पे, वहाँ पे 103 नहीं 118 है, ध्यान से देख। नीचे क्यों देख रहा है? अभी हमने ये वाली पढ़ी नहीं है, ठीक है ना। इसका नाम है पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी। हम आखिर में ये चैप्टर जब कंक्लूड करेंगे यानी कि ख़त्म करेंगे तो इसी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। सारे आंसर मिलेंगे, उसके 18 क्यों हैं, ये नीचे 2 लाइन और क्यों हैं, ठीक है, वो ऊपर ऐसे ऊपर क्यों निकल गए हैं, बीच में वो खाली क्यों हैं। उन सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा के रखो, अगर मैं ना बताऊं तो पूछ लेना, ठीक है ना। और अगर मुझे भी ना पता हो तो किसी और की वाट लगाना, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन होने चाहिए दिमाग के अंदर। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब इसका आपको समझ आया कि नहीं कि ये कितना की चला, न्यूलैंड की जो तोप थी वो गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि जो 20 के बाद के जो तत्व थे उनके गुण 8वें तत्व के साथ मैच नहीं हो रहे थे, यानी कि वो अष्टक नहीं बना रहे थे, और अष्टक नहीं बना रहे थे मतलब फेल। क्लियर है ना, समझ आई ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ और जो न्यूलैंड की गड़बड़ करने की मेन कारण था कि न्यूलैंड ने पक्का जोर देकर ये चीज़ कही थी कि 56 ही तत्व हो सकते हैं, 56 से ज़्यादा तत्व होंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमें 57वां तत्व पता चला उसका सिद्धांत फेल हो गया। 2 कारण, 2 कमियां हमें पता चली न्यूलैंड की। पहला तो ये कि उसके जो अष्टक है वो 20 तक काम करते हैं, 20 के बाद फेल। दूसरा, उसने कहा था कि 56 ही तत्व होंगे, 57वां तत्व कभी होगा ही नहीं। लेकिन हमने अभी 92 तत्व तो खोज रखे हैं और बाकी के तत्व हमने खुद बना रखे हैं, ठीक है। तो टोटल अभी हमारे पास 118 से लेके और 123 तक तत्व है, ठीक है ना। क्लियर है ये? तो ये 2 इसकी कमियां हो गई, वो हम लिख लेते हैं न्यूलैंड की। आंसर क्या होगा इसका? ऑक्सीजन का किसके साथ मिलता है? क्वेश्चन देख ले जरा। ऑक्सीजन का किसके साथ? सल्फर और लोहे के साथ। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन क्या है? गैस है कि लोहा क्या है? धातु और सॉलिड है, बिल्कुल ही अलग है। बताओ ये मैच कर रहा क्या? नहीं कर रहा ना, मतलब फेल हो गया अष्टक सिद्धांत। क्लियर है? लेकिन लिखा क्या है? न्यूलैंड के सिद्धांत के अनुसार। तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि ऑक्सीजन के गुण सल्फर और लोहे के साथ मैच होते हैं। अब हम लिखते हैं इसकी कमियां। ये 4 इसकी सीमाएं हो गई न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। क्लियर है? तो आज हमने किया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और डॉबर्नियर का त्रिक सिद्धांत।